वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बारी है आपके सवालों के जवाब देने की। मेरे साथ हेमंत उसकी जुड़ गए हैं जो कि सीईओ हैं वाइस इन्वेस्ट के। हेमंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में और दर्शकों से जुड़ते भी हैं हम। पहला सवाल यूट्यूब से लेंगे और कपिल चोपड़ा का हम सवाल लेंगे पहले यूट्यूब से। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज, मेरा एसेट हाइब्रिड और लार्ज एंड मिड कैप किया हुआ है इन्होंने पोर्टफोलियो में। 10,000 पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं 5 फंड्स में। स्पेसिफिक टारगेट नहीं है इनका, मिडिल लेवल रिस्क टेकर हैं और ज़्यादा स्मॉल कैप में इनको अपना एक्सपोजर बढ़ाना नहीं है, ये इनकी मंशा है जो इन्होंने हमें डिटेल्स दी हैं। क्या कहेंगे? हाँ, देखिए कविता, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 5 फंड्स हैं, 10,000 की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। टाइम होराइजन नहीं है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही डिसाइड करता है कहीं ना कहीं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, किस तरह का पोर्टफोलियो कंपोजिशन होगा। और तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आई थिंक को ये करनी है कि अपना टाइम होराइजन को डिफाइन करें, कोशिश करें कि अगर कोई टारगेट है तो वो बना के रखें ताकि आप देख सकें कि ऑन ऑन एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक पे रख सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, अगर मैं इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखूं तो करीब करीब जो इक्विटी फंड्स हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई, फिर साथ में एसबीआई बैलेंस एडवांटेज है वो भी रख सकते हैं। दो जो फंड्स हैं बाकी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा बदलाव करें। मेराई का जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है उसके सामने अगर आप आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट लें तो वो बेहतर होगा। और मेराई का ही जो इनके पास लार्ज एंड मिड कैप है उसके सामने अगर आप इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड रखें तो वो अच्छा होगा। तो ये दो फंड्स मुझे लगता है यहाँ पे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी तीन जो फंड्स है वो सही है, लेकिन जैसा मैंने कहा सुटेबिलिटी के बारे में बता नहीं सकता हूँ क्योंकि एक बैलेंस एडवांटेज फंड है और अगर इनकी इंटेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की तो शायद वो सूटेबल ना हो, बट विद इन द कैटेगरी में वो अच्छा फंड है। तो दो बदलाव कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपना टाइम होराइजन डिफाइन कर सके। तो चलिए, फ़ोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है बट उम्मीद करते हैं कि इनको ये सलाह समझ में आई हो और आपने जो फंड्स के बदलाव इनको कहे हैं। बैलेंस एडवांटेज तो एसबीआई का ठीक है, लेकिन यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं मेरा एसेट के हाइब्रिड के जगह पे। इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप एक बेटर ऑप्शन भी हो सकता है मेरा एसेट के लार्ज एंड मिड कैप के जगह पर। चलिए, राहुल मोरे का सवाल लेंगे। ये भी शायद हमारे पास यूट्यूब के ज़रिए ही अपना सवाल भेज रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद बच्चों की शादी और घर खरीदना है, इसके अलावा पेंशन का भी इनको अपने लिए बंदोबस्त करना है। पेंशन 6 साल के बाद लगभग 1 लाख इनको मिलनी चाहिए। घर के लिए इनको चाहिए होंगे लगभग 50 लाख। बच्चों की शादी के लिए भी इनको लगभग उतनी ही रकम चाहिए होगी। लेकिन ये कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे हर महीना उसकी जानकारी नहीं दी है इन्होंने। गोल्स तो खैर अपने लाइंड अप कर भी दिए हैं जो कि काफ़ी टाइट हैं। 54 ईयर्स के हैं। फ़ोन लाइन पर अगर होते तो थोड़ा सा और डिटेल्स हम ले पाते। ऐसे में काफ़ी मुश्किल है इनकी प्लानिंग करना क्योंकि कितना निवेश कर पाएंगे उसकी जानकारी नहीं दी है। अगर हम ये गोल्स को पकड़ कर चले एट द एज ऑफ 54 और ये इन्होंने अगेन टाइम फ्रेम नहीं दिया है, घर के लिए बच्चों की शादी के लिए भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, सिर्फ पेंशन का इन्होंने जिक्र किया है कि इनको 6 साल के बाद लगेगी। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर मान लीजिए 6 साल का ही समय हो सभी गोल्स के लिए? तो एक एक बॉल पार्क फिगर अगर मैं आपसे पूछूं। देखिए कविता, आई थिंक टोटल मिला के अगर आप देखें तो करीब 75 लाख का इन्होंने कहा उनको घर के लिए और बच्चों की शादी के लिए चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए उनको पेंशन चाहिए। तो आई थिंक पेंशन जब मिलेगी तो वो उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि उनके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कितना है। और एक बॉल पार्क फिगर देना भी कविता इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये जो पेंशन जनरेट होगी, अगर मान लीजिए वो एसडब्ल्यूपी के थ्रू करते हैं, अगर वो 5 या 6% निकालते हैं वहां से, तो करीब करीब उनको 12 लाख रुपए चाहिए होंगे साल के अंदर। और अगर 5% मान के चले तो करीब करीब 2 करोड़ 40 लाख का पोर्टफोलियो उनको बनाना होगा। तो आप समझ के चलिए कि 2 करोड़ 40 लाख उनको अपनी एक लमसम चाहिए, 50 लाख घर के लिए चाहिए, 25 लाख बच्चे की शादी के लिए चाहिए। तो आई थिंक कुल मिला के काफी बड़ी रकम की जरूरत है। मुझे लगता है कि समय तो जैसे उन्होंने एक तो पेंशन के लिए तो बोला, बाकी जो दो गोल्स है उसके लिए समय भी हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें और डिटेल की जरूरत पड़ेगी कविता, क्योंकि इनके लिए 6 साल में 3.25 करोड़ का करीब कॉर्पस बनाना है तीनों गोल्स के लिए।
मुझे लगता है वो एक काफ़ी काफ़ी टफ टास्क होगा। तो डिटेल्स मुझे लगता है अगर थोड़े इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये नेक्स्ट टाइम थोड़े और डिटेल्स भेज सकें तो हम डेफिनेटली उनको मदद कर सकते हैं कि किस तरीके से वो इन तीनों गोल्स को पूरा कर सकते हैं। सही होता है क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है आप अपना टाइम फ्रेम हमको बताएं या कुछ डिटेल्स जहाँ पर आप कितना निवेश कर पा रहे हैं ये दें, तब जाके आपको सही सलाह भी मिल पाए। नीलोत्पाल सिन्हा का सवाल हम लेंगे, ये भी यूट्यूब से ही हैं और इन्होंने 1,000 रुपये से शुरुआत कर रखी है। HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, मोतीलाल लार्जन मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, और 11 महीने हुए हैं अभी शुरू हुए हुए इन्वेस्टमेंट को, और 15 से 20 साल का इनका टाइम फ्रेम है। आई थिंक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसा उन्होंने कहा 15 से 20 साल का समय है और ऑब्वियसली वहाँ पे अगर ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो है तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, स्पेशली क्योंकि वो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर जो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो उसको टैकल करने के साथ साथ अगर आप उसका फायदा उठाना चाहें तो एक डिसिप्लिन अप्रोच हमेशा बिल्कुल सही रहती है। तो ब्रॉडली मैं कहूँगा कि आई थिंक इनके पास शायद 5 फंड्स हैं। फंड्स इनके पास अच्छे हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल लार्जर मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप। ओनली थिंग इज यहाँ पे 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, 2,000 की एलोकेशन है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो उनके पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है। फंड दोनों अच्छे हैं, कोई भी एक फंड रख लीजिए और जो बाकी जो 1,000 है वो अगर आप चाहें तो मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप में आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में ताकि आप थोड़ी जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो बैलेंस है वो बना सके और थोड़ा कंसिस्टेंटली आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग वन। विघ्नेश का सवाल लेंगे। इन्होंने भी यूट्यूब के ज़रिए सवाल पूछा है और ये कह रहे हैं कि 37 इयर्स ओल्ड हैं फ़िलहाल, गोल्ड रिटायरमेंट का है, 2 लाख रुपए हर महीना निवेश करना है 6 साल तक, और इनको जो है अगले 10 साल तक निवेश करने के बाद SWP की भी शुरुआत करनी है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो फ़ंड है वो इकट्ठा हो चुका है। इनके पास एक घर है, फ़िलहाल कोई लोन पेंडिंग नहीं है इनके ऊपर, 20 लाख से ज़्यादा का PPF है और 15 साल तक और भी PPF में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और जोड़ेंगे भी पैसा, 12 लाख PF में है। और ऐसे में ये जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी सही होगी। टर्म प्लान लिया हुआ है, 2 साल 1 करोड़ की लिमिट है, और इमरजेंसी फ़ंड भी 2 लाख का है, हेल्थ इंश्योरेंस है 2 लाख रुपए वाइफ के लिए और ख़ुद के लिए। मेरे ख्याल से इन्होंने फैमिली फ्लोटर लिया हुआ है। रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसके बारे में इन्होंने अभी तक सोचा नहीं है। सो कंग्रेचुलेशन जिग्नेश, मेरे ख्याल से फाइनेंशियल सिचुएशन वाइज आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। रिटायरमेंट के बारे में आपने नहीं सोचा है, बट अच्छा लगा ये जान के कि आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्च आपने बटोर लिया है, जोड़ लिया है, घर आपका लोन फ्री हो गया है। सो जो मेजर लाइबिलिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उससे आप फारिग हो गए हैं। एंड नाउ 37 के भी हैं आप, इट राइट एज टू जस्ट थिंक अबाउट योर रिटायरमेंट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये यहाँ तक अचीव आप अपने आप को कर पाए हैं। हालांकि स्ट्रैटेजी क्या रही अगर बता पाते तो अच्छा होता, बाकी दर्शकों को भी इंस्पिरेशन मिल पाती। लेकिन हेमंत सर, क्या कहेंगे आप जिग्नेश को? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जब आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। उसके 2-3 अहम हिस्से होते हैं। एक तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो जैसा आपने डिटेल्स दी, डेफिनेटली वो तीनों पे उन्होंने काम किया है। हालांकि मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्वांटम है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। इन्होंने कहा है कि इनके एम्प्लॉयर की भी इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इन एडिशन टू दैट उन्होंने ये दिया है। 2 लाख का इनके पास इमरजेंसी फंड है, तो मुझे लगता नहीं कि शायद वो एडिक्वेट होगा, पर्याप्त होगा। तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि उसको आप बढ़ाइए। कम से कम 6 से 9 महीने के जो आपकी जितनी कमिटमेंट है, मैं सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर और कमिटमेंट है तो उतना आप एक अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। और आई थिंक इन्होंने जो प्रोडक्ट भी लिए हैं वो सही है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट में इन्होंने अच्छा काम किया है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि 6 साल तक वो 2 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करेंगे और अगले 10 साल और उसको ये कंटिन्यू रखेंगे। तो मतलब 6 साल तक SIP करेंगे, उसके बाद जो भी कॉर्पस बनेगा वो 10 साल रखेंगे। तो कुल मिला के इनका जो टाइम होराइजन है वो 16 साल का है। तो ऐसे में डेफिनेटली ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो बन सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हो, ऐसे फंड्स हो जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं
और ऐसा नहीं है कि आप जो फंड आप आज चुन रहे हैं वो वही आपके पास अगले 16 साल तक रहेंगे। कोशिश कीजिए उसको मॉनिटर करते रहिए। तो कुछ फंड मुझे लगता है 5 फंड आप ले सकते हैं। 40,000 एक हर एक फंड में आप डाल सकते हैं वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज में। मल्टी कैप में आप कोटक मल्टी कैप दे सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप को आप देख सकते हैं, और निप्पॉन मल्टी कैप। यहाँ पे मैंने 2 मल्टी कैप उनको इसलिए दिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि 16 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए आप के पास स्मॉल कैप होना जरूरी है। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो एक अलग से आप स्मॉल कैप फंड ले लीजिए तो आपका एक फंड और ऐड होगा, या फिर 2 मल्टी कैप डालने से आप देखेंगे कि आपका जो 80,000 इन्वेस्टमेंट है उसका 25% 20,000 रुपए जो है करीब करीब वो आपका स्मॉल कैप में जाएगा। तो ये आई थिंक एक अच्छा तरीका हो सकता है स्मॉल कैप की एलोकेशन को मेंटेन करने के लिए। तो 5 फंड्स। और जहां तक एसडब्ल्यूपी का सवाल है, आई थिंक बहुत ही सही तरीका है इनकम जनरेट करने के लिए। 16 साल के बाद जब आप करने जाएं तो दो चीजें देखनी होंगी आपको। क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा अच्छे हेल्दी रेट से ग्रो करता रहे, तो इन्हीं फंड्स के अंदर आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप जो हाइब्रिड फंड्स है, बैलेंस एडवांटेज या इक्विटी हाइब्रिड, उनमें 1 साल पहले से आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए और वहां से आप एसडब्ल्यूपी कीजिए। वहां पे भी आपको रेगुलर इनकम भी मिलेगी और आपको टैक्स एफिशिएंट तरीके से ग्रोथ भी मिलती रहेगी। तो आई थिंक उस समय पे आप देख लीजिए किस तरह की रिक्वायरमेंट है, बट एसडब्ल्यूपी बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। चलिए जिग्नेश जी, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अमित का सवाल लेंगे। और 5 साल में 2 करोड़ चाहिए इनको। अब ऐसे में कितनी की एसआईपी करनी होगी और किस तरह के फंड्स डालने होंगे पोर्टफोलियो में? बहुत इंटरेस्टिंग। कैलकुलेशन वाइज कितना इनको इन्वेस्ट करना होगा हर महीना? अभी तो समय बहुत कम है, हालांकि 5 साल है, बट जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेज पीरियड जो है वो करीब 2.5 साल होगा। तो करीब करीब 2.5 लाख की इनको इन्वेस्टमेंट करनी होगी हर महीने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर ये अपना टाइम होराइजन 10 साल कर सके मान लीजिए, तब उनकी जो मंथली रिक्वायरमेंट होगी वो 85,000 होगी। तो इम्पोर्टेंट है कि वो अपने टाइम होराइजन को ध्यान से देखें, ताकि जो इन्वेस्टेबल जो फंड है जिनकी जरूरत है वो ऐसा हो, प्रैक्टिकल हो और जिसको वो कर सकें। अगेन यहाँ पे 5 फंड आप देख सकते हैं, जिसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप यहाँ पे हमने कोशिश की है क्योंकि 5 साल का समय है, तो ऐसे फंड लिए हैं जहाँ पे लार्ज कैप ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के ऊपर बायस हो। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को फोकस फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और बंधन लार्ज एंड मिड कैप। तो हमने कोशिश की है कि ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के लिए बायस है, ताकि पोर्टफोलियो जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो। ओके, चलिए आखिरी सवाल राघव का लेंगे। और इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी टैक्स सेवर, कोटक टैक्स सेवर, क्वांट मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कुल 14,000 की एसआईपी चल रही है। पीपीएफ में लगभग 4.5 लाख है। इंश्योरेंस नहीं है इनके पास, टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस भी नहीं लिया हुआ है। 15 साल 50 लाख रुपए इनको चाहिए 15 साल में। 1 CR इनको चाहिए होंगे 20 साल में। चलिए, तो सबसे पहला तो आपको अपने लिए इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से आपको अपनी ईयरली इनकम का लगभग 10 से 12 गुना ज़्यादा लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। बट फंड्स में भी बदलाव हो सकते हैं हेमंत सर? पहली बात तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आर्थिक रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा इनको। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है 15 से 20 साल है, वो एक्चुअली 5 साल में बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर मैं 20 साल मान के चलूं तो इनके 2 गोल्स हैं जैसा उन्होंने कहा। तो उसमें एक में 15 साल और एक में 20 साल है इनफैक्ट। तो हमें एक एवरेज लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो करीब करीब 20,000 की एसआईपी इनको करनी है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। पहली बात, अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 14,000 की कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपनी एसआईपी अमाउंट को उनको बढ़ाना होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक तो उनकी जो एसआईपी का अमाउंट है वो, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस वो, और साथ में जो पीएफ में जो एक्यूमुलेशन है उसको हमने कंसिडर किया है। हर महीने कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने उसको कंसिडर नहीं किया। तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनके पास लीवे है थोड़ा सा कॉर्पस और बनाने के लिए। 3 फंड एग्जिस्टिंग फंड में से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टैक्स सेवर में 2 टैक्स सेवर फंड है आपके पास, कोटक और एचडीएफसी, उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने ओल्ड रिजीम के लिए अगर ऑप्ट किया है तो। मिड कैप फंड में इनके पास क्वांट मिड कैप है, मुझे लगता है इन्वेस्को मिड कैप, हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की भी बात की,
दोनों में से कोई एक फंड ले लीजिए, वो एक बेहतर ऑप्शन होगी आपके पास। और स्मॉल कैप में एसबीआई स्मॉल कैप है इनके पास, मुझे लगता है बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। तो दो बदलाव ओवरऑल, और जैसा मैंने कहा कि इनको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा, जितना जल्दी करेंगे उतना लंबा समय इनको मिलेगा अपने कॉर्पस तक पहुंचने के लिए। देखिए, जो आज के सवाल भी आ रहे हैं उसमें निवेशकों को इतना पता है कि लंबी अवधि में अपने निवेश का गोल पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है टाइम से इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उस समय के बाद ये इनका जो कॉर्पस है वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा, पर्याप्त होगा कि नहीं होगा, इनफ होगा कि नहीं होगा, इसकी जानकारी मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम लग रही है लोगों में जो सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, कविता, ये काफी बार होता है। देखिए क्या होता है, कई बार हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं और अपने टारगेट्स को हम कभी रिवाइज नहीं करते हैं, या फिर जो इन्फ्लेशन है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं हमारे, जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आपको कॉर्पस बनाना है, या अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना है, तो ये ऐसे गोल्स हैं, अमूमन ये काफी लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, और इन दोनों के लिए एक हमें बड़ी रकम की जरूरत होती है। इनफैक्ट एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन को हर निवेशक कंसिडर करे। और दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, आगे जाके अपने टारगेट्स को आपको रिवाइज करना है। अगर आप मान लीजिए 35 साल के हैं, 25 साल के बाद रिटायर होना है, तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं रहेगा, आपकी इनकम ऐसी नहीं रहेगी। तो आगे जाके आपको रेगुलर इंटरवल पे, मे बी 5 साल 7 साल के बाद अपने टारगेट को रिवाइज करते रहना चाहिए, इन्फ्लेशन को कंसिडर करके, ताकि जब आप रिटायरमेंट तक पहुंचे तब आपको कोई गैप देखने को ना मिले, कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि हमारा जो लाइफस्टाइल है हमें चेंज करना पड़े। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कविता, जो आई थिंक हर निवेशक को ध्यान रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप फिलहाल जो अपने लिए गोल्स बना रहे हैं, भले ही वो रिटायरमेंट का गोल हो या किसी भी तरह का फाइनेंशियल गोल आप बना रहे हैं, ये सिचुएशन आप अभी ध्यान में रख के बना रहे हैं। उतने सालों के बाद सिचुएशन कैसी होगी, आपकी इनकमिंग इनकम उतनी होगी या नहीं होगी, या आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स में कर रखे हैं, रियल एस्टेट में कर रखे हैं, कि आपको उसी तरह की इनकम देंगे या नहीं देंगे, ये बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के हिसाब से आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको बदलाव का स्कोप रखना चाहिए। बहरहाल गुरु मंत्र बहुत सारे हैं निवेश को लेके जो हम आपको लगातार हर शो में देते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज के इस एपिसोड में हमें यहीं पर अंकुश लगाना होगा। हेमंत सर, आपने समय दिया और इतने डिटेल से दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, धन्यवाद आपका। और तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज चाहते हैं, या किसी भी पहलू आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग का जो फिलहाल छूटा हुआ है, जहां पर आपको लगता है कि थोड़ी सी कमज़ोरी है, सलाह चाहिए, तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। 9619873567 हमारा नंबर है। यूट्यूब पर भी हम लाइव होते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ सकते हैं। फाइनेंशियल डिटेल्स अगर दे रहे हो तो आप सभी तरह का निवेश जो आपने किया हुआ है उसकी डिटेल्स दीजिएगा, ताकि हमारे एक्सपर्ट के पास वो सभी जानकारी हो और सटीकता से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सके। इजाज़त दें।